हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं हम लोगों को क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसके बारे में पढ़ाऊंगी और हम यहाँ पर थोड़ा विजुअलाइजेशन के ऊपर भी काम करेंगे। मतलब इस वीडियो के अंदर हम चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये विजुअलाइजेशन जो है ना, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को ईजीली याद करने में, बिकॉज ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि हमारा जो दिमाग है वो चीज़ों को रिटर्न में पढ़ने की बजाय इमेजेस को ग्रैब करने में ज़्यादा बिलीव रखता है और वो इजीली उन चीज़ों को ग्रैब कर लेता है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर टर्म है, ये कहाँ से निकल कर आया? आप लोगों को पता होगा कि पहले पॉपुलेशन इतनी नहीं हुआ करती थी, तो फूड रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ने के बाद क्या हुआ कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई। ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होने की वजह से लोगों ने लैंड्स कल्टीवेट करना शुरू किया। वो एक लार्ज स्केल पे काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स को उगाने लगे, जिसकी वजह से लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। किसकी? फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। वहीं से ये टर्म एग्रीकल्चर निकल कर आया। और क्रॉप का मतलब भी क्या होता है? क्रॉप का मतलब भी वही होता है कि जब हम एक ही तरीके के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं एक ही जगह पर लार्ज स्केल में। अब काफ़ी बड़ा खेत है और वहाँ पर पूरे खेत में सपोज क्या उग रहा है? केवल गेहूँ उग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका क्रॉप ऑफ व्हीट और क्रॉप सी। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे इस इमेज के अंदर कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स हैं ये ग्रो कर रहे हैं और ये एक जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है। सो यही मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लाइक क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं जो हम ग्रो कर रहे हैं वो किसके होंगे? व्हीट के होंगे। ये एक छोटी सी इमेज है जो सिर्फ आपको हंसाने के लिए है, तो प्लीज हंस दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है क्रॉप्स। किस अकॉर्डिंग टू द सीजन। सो बेस्ड ऑन द सीजन हम लोग क्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स। देखिए, खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं वो मॉनसून बेस्ड क्रॉप्स होती हैं, इनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब आप लोग देखो, अगर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी ना, तो आप लोग एक चीज़ को सोच सकते हो कि टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर यहाँ पर हॉट होगा। हॉट टेम्परेचर होने की वजह से इनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसीलिए इनको कैसा क्रॉप कहा जाता है? इनको मॉनसून क्रॉप कहा जाता है। तो आई थिंक यहाँ से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, सबसे पहला क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स बिकॉज यहाँ पर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल हमारा कौन से हमारे मॉनसून में आता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप। इट इज़ अफेक्टेड बाय अ रेनफॉल पैटर्न। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कहीं रेनफॉल कम हुई है तो वहाँ पर जो क्रॉप है वो इफेक्ट करेगा। सो इसीलिए ये इफेक्ट करेगा विद द पैटर्न ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स हॉट वेदर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये मॉनसून क्रॉप्स हैं। मॉनसून क्रॉप्स में अगर हम पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तभी तो इन्हें मॉनसून क्रॉप्स कहा जाता है। अगर पानी की रिक्वायरमेंट कम होती तो हम इनको मॉनसून क्रॉप्स थोड़े ना बोलते। सो मॉनसून क्रॉप जो होती है वो बेसिकली इसीलिए कहा जाता है इनको क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है हम लोगों को। इनका जो हार्वेस्टिंग मंथ होता है, हार्वेस्टिंग मतलब ये जब प्रिपेयर हो जाती हैं, पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं, जो इनकी कटाई का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग पीरियड। हार्वेस्टिंग पीरियड के अंदर जो टाइम होता है इसका, वो होता है इसका सितंबर से अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं मेज, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट आर खारिफ क्रॉप्स। एंड ये जो उगाए जाते हैं उसका सीजन अभी मैंने आप लोगों को बताया रेनी सीजन होता है और अप्रैल और मई के बीच में हम इनको सो कर देते हैं। राबी क्रॉप्स क्या होती है? राबी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो विंटर के टाइम पे उगाई जाती हैं और इनका कोई रेनफॉल पैटर्न इनको इफेक्ट नहीं करता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि रेनफॉल सर्दियों में कम होती है। होती ही नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा सोचो, रेनफॉल बस हल्की, वो क्या होती है, हल्की हल्की कभी कभार बारिश होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता और इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ठंड बढ़ाने के लिए होती है। सो ये जो है विंटर क्रॉप्स होते हैं और यहाँ पर रेनफॉल इसको इफेक्ट बिल्कुल नहीं करता और इसको उगने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए। लेकिन इनके सीड को जर्मिनेट करने के लिए थोड़ा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। अब दोनों चीज़ें एक साथ कैसे पॉसिबल है कि वार्म क्लाइमेट भी चाहिए और ठंडा भी चाहिए?
कैसे पॉसिबल है? देखो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए इनको जो उगाने का टाइम होता है, हम लोग इनकी जो इनको सोन करने का टाइम होता है वो होता है इनका सितंबर और अक्टूबर, जब हमारा मौसम थोड़ा गर्म भी रहता है और ठंडा भी रहता है। जब हम सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनको सोन कर देते हैं तो वहाँ ये जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद ये नवंबर दिसंबर तक आराम से ये धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। और नवंबर दिसंबर जनवरी हमारे ठंडे, बहुत ज़्यादा ठंडे दिन होते हैं सारे के सारे। सो इसीलिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है। आई होप ये क्लियर होगा कि इट रिक्वायर्स वार्म क्लाइमेट फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन मतलब जब एक सिंपल छोटा सा जो हम सीड उगा रहे हैं उसमें से सेपलिंग्स बाहर आए। ओके, दैट इज व्हाट सीड जर्मिनेशन। एंड कोल्ड क्लाइमेट टू ग्रो, कि वो बड़े हो जाएं। बड़े होने के लिए जो उनको टाइम चाहिएगा वो क्या होता है, वो हमारा कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। अब इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, हार्वेस्टिंग टाइम मैंने अभी आप लोगों को बताया, काटने का टाइम जो होता है वो होता है मार्च और अप्रैल। अब इसका एक एग्जाम्पल दूं, मतलब पापा मम्मी से पूछना, पापा मम्मी आप लोग गेहूं कब लेकर आते हो? वो आप लोगों को बताएंगे मार्च अप्रैल में। क्यों? क्योंकि वो कब उगाए गए थे? क्योंकि वो सर्दियों में उगाए गए थे, और सर्दियों में उगाने के बाद वो तैयार कब हुए? मार्च अप्रैल में। और जब मार्च अप्रैल में नई फसल आई तो हम लोगों ने क्या करा, उसे घर में लाके स्टोर कर लिया ताकि हम आगे पूरा साल उसको यूज कर सकें। तो आई होप यहाँ तक ये चीजें सारी क्लियर होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और, ये एग्जाम्पल्स लर्न कर लोगे सारे? मुझे तो नहीं लगता ये अभी यहाँ पे पढ़े हैं, क्योंकि मैम ऐसे ही हमने बुक में पढ़े थे, पता नहीं आपने अलग क्या पढ़ाया है। ऐसे ही हमने बुक में पढ़े थे तो हमें याद तो हुए नहीं। चलो ठीक है, अब आगे याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आ गया हमारे एग्जाम्पल्स को लर्न करने की बारी। बस इस इमेज को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना, कुछ नहीं भूलने वाले। ये देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल में आई मटर, दिख रही है हरी हरी सी, बढ़िया एकदम। हाँ गुड। देखो ये आप लोग सबसे ज्यादा कब खाते हो? सर्दियों में खाते हो। कभी गर्मियों में मटर खाई है? अब यार प्लीज ये मत बोलने लग जाना कि यार मैम हम सफल मटर खाते हैं, हम भिगो के मटर खाते हैं। तो भाई उस मटर की मैं बात नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ यही जो ये फलियों वाली मटर जो आती है, जिसके अंदर आप छील के उसको खाते हो, ये वाली मटर आपने कौन सी सीजन में खाई है? ऑफकोर्स विंटर में, क्योंकि आती तब है। सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स जो होती है हमारी वो कौन से सीजन में आती है? विंटर सीजन में आती है। नेक्स्ट इस गेहूं, अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था इसका कि पापा मम्मी को पूछना कि वो लोग गेहूं कौन से सीजन कौन से मंथ में लेकर आते हैं। सो वीट। नेक्स्ट इज ग्राम, छोले, आय हाय राजमे, सॉरी सॉरी सॉरी, छोले चावल सबके फेवरेट होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये आ गए हमारे छोले, ये भी कब उगाए जाते हैं? आपके विंटर सीजन में। एंड नेक्स्ट इज बार्ले। घाट की राबड़ी तो सबने पी होगी यार, सबने मेरे हिसाब से। और ये कब पीते हैं आप लोग, कौन से सीजन में पीते हैं? ऑफ कोर्स अब जो गर्मियों का सीजन चल रहा है इसमें सब राबड़ी पी रहे होंगे। सो ये जो बन के तैयार हुआ जिसको हम अब यूटिलाइज कर रहे हैं वो कब तैयार हुआ? विंटर्स में। सो ये हो गया आपके बार्ले और जौ। ये मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, तो प्लीज इसको एक बार अच्छे से देख लो, ये आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा, तो आप लोग को ज्यादा इसके बाद मेहनत करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आते हैं हमारे खारिफ क्रॉप्स। अब देखो खारिफ क्रॉप्स के बारे में देखते हैं, इनके एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इसमें राइस, अगेन फेवरेट चीज आ गई, चावल। लेकिन पता है इसे चावल को उगाने में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, क्योंकि जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं इनमें वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ये रेनफॉल पैटर्न्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो चावल स्पेसिफिकली केरला, ऐसी जगहों जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये वहाँ उगाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉटन। जो हमारी कॉटन आती है वो भी इसी सीजन के अंदर आती है, इसको भी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आपने देखा है कितनी हल्की होती है, एकदम हवा की तरह हवा में उड़ जाए ऐसे कि पता ही ना चले कि ये थी भी कभी। सो कॉटन। नेक्स्ट इज मेज, मक्का। एंड लास्ट में मूंगफली। आय हाय देखो, सुनो सुनो सुनो, मूंगफली। आप लोगों ने देखा होगा ना एक आदमी को ठेले पे बैठा हुआ और जो मूंगफलियों को गर्म करता रहता है, कौन से सीजन में देखा है भाई? मैंने तो विंटर्स में देखा है, आपने कब देखा है? मैंने तो हाँ विंटर्स में ही देखा है ना। आप लोगों को याद होगा कि हाँ उस फेमस मूंगफली वाले के पास मूंगफलियाँ मिलेंगी, चलो लेकर आते हैं। कभी गर्मियों में गए हो क्या मूंगफली लेने?
नहीं गए क्या? अच्छा, मैं भी नहीं गई वैसे तो खैर। लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है, ये तैयार हो जाती हैं कब? गर्मियों के अंदर ये तैयार हो जाती हैं, और ये मार्केट में कब आ जाती हैं? मार्केट में आ जाती हैं सर्दियों में, और इनको हम सर्दियों में इसीलिए खाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसके अंदर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि एक क्रॉप को उगाने में कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं, और कौन कौन से स्टेप से उनको होकर निकलना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मतलब ये मान लो अगर ये चीज़ सही से नहीं हुई ना, तो आपका एक क्रॉप अच्छे से नहीं उग रहा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी आगे, लेकिन बस मैं अभी बता रही हूँ कि ये स्टेप्स होते हैं। इसको भी बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, दिमाग में बैठा लो, जो ये स्लाइड्स आती जा रही है ना वो उनको बस। नेक्स्ट आता है सोइंग। सोइंग मतलब व्हाट? क्रॉप्स को उगाना। आप जब आपने सॉइल प्रिपेयर कर लिया तो उसके अंदर आप सीड्स को डालोगे भी। अब सीड्स को डालोगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोइंग। नेक्स्ट आता है हमारा एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ये हमारे सॉइल को एनरिच करने में काम आता है, उसको और अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है। नेक्स्ट आता है हमारा इरिगेशन, वाटर। वाटर की तो मैंने अभी आपको बताया ही कि वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो ना तो आप सर्दियों में कुछ उगा सकते हो, ना गर्मियों में कुछ उगा सकते हो। तो वाटर इज़ द बेसिक एलिमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो ज़बरदस्ती हमारे प्लांट्स के साथ उग जाते हैं। हमने कहा ही नहीं भाई तुम उगो, लेकिन ये उग जाएंगे, क्योंकि इनको तो चैन है ही नहीं। इनको तो मज़ा आता है कि किसी ना किसी की ज़िंदगी तो ख़राब करो। तो वो पहुंच जाते हैं प्लांट्स के पीछे पीछे कि भाई हम तो जाएंगे, भाई तुम्हें तो ख़राब करके मानेंगे। तो वो होते हैं वीड्स। ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हम ये होता है हमारा कटाई का टाइम, जहाँ हमारा क्रॉप बन के तैयार हो जाता है और हम उसको कट कर लेते हैं। लास्ट होता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आप लोगों को स्टोरेज के पार्ट में बताऊंगी, बट अभी याद रखो स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे वैसे तो सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, बट स्टोरेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब हम सबसे पहले क्यों ज़रूरी है। देखो, जो हमारी सॉइल है उसमें सबसे पहले लैंड को, जो हमारे पास लैंड है उसको लेवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल की वजह से क्या होगा कि अच्छे से जो सॉइल है वो लूज हो पाएगी, और जो रूट्स हैं वो और डीप अंदर तक जा पाएंगी। देखो यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये जो रूट्स हैं काफ़ी अंदर तक जा रही हैं। लेकिन अगर मान लो सपोज यहाँ कोई क्रम आ गया, क्रम मीन्स व्हाट? मिट्टी के जो पत्थर होते हैं, डेले होते हैं, उनको बोल सकते हैं हम क्रम। तो ये जब यहाँ पर आ गया तो ये जो है ये जो रूट है वो नीचे ही नहीं जा पाएगी। अब वो जब नीचे नहीं जा पाएगी तो हमारा जो क्रॉप है वो हेल्दी नहीं होगा, ठीक है? या फिर आई थिंक उगेगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं वो वहाँ पे। सो इसके लिए हमारे सॉइल को लूज होना ज़रूरी होता है। और दूसरा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक क्रॉप से, जब एक क्रॉप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो क्या हो जाते हैं? कम होने लग जाते हैं। तो उन्हीं के लिए हमें एनरिचमेंट के लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, ताकि वो वापस से न्यूट्रिएंट्स ले पाएँ और हम नेक्स्ट क्रॉप को वहाँ पर उगा पाएँ। तीसरा रीज़न ये होता है कि जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। जो माइक्रोब्स वहाँ पर रहते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, अर्थवर्म का काम क्या होता है? अर्थवर्म जो होता है वो हमारी सॉइल को फर्टाइल करने का काम करता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद प्लांट्स जो होते हैं वो उसे ले लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो प्लोइंग एंड एक होगा हमारे यहाँ क्रम्स। जो प्लोइंग है, यहाँ इसका मतलब क्या होता है? लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज प्लोइंग। एंड क्रम्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे मिट्टी के पत्थर या फिर डेले, जिनको मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है प्लांट की रुक जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रम्स। तो प्लग्ड फील्ड के अंदर बड़े बड़े क्रम्स हो सकते हैं, जिसको क्रम्स कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो टूल्स की हेल्प से हम इस सॉइल को लेवल कर पाते हैं। सबसे पहला जो आता है इसमें आता है कल्टीवेटर। दूसरा आता है हो। हो इज व्हाट? इट इज अ फावड़ा, ठीक है? इन हिंदी वी कॉल इट फावड़ा। एंड नेक्स्ट इज प्लग।
ये जो होता है वो हेल्प करता है अगेन लेवल ऑफ सॉइल के लिए। नेक्स्ट, यहीं तक ये आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग नेक्स्ट जितने भी पॉइंट्स रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर का है वो 3 पार्ट में कवर होगा, तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, हम लोग उसके अंदर आप लोग अच्छे से इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने के बाद आप लोग इजीली इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे, क्योंकि अभी आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोगों के लिए ईजी भी रहा होगा। सो टिल देन आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि आप लोगों को बस जैसे ही अगला वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए एंड आप लोग उसे टाइमली देख पाओ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।